नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज कंप्यूटर सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कल हमने बात करी थी डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के बारे में। उसी में एक टॉपिक आया था निकल के एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आज हम उसके बारे में, उसके उपयोग के बारे में, वो क्यों ज़रूरी है, वो क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, है ना, ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम आज समझेंगे वीडियो में आगे हम इसके मतलब जितना भी इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ, है ना। स्टडी विद इंट्रोवर्ट, स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट एंड बेटर फ्यूचर के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इसका सबसे पहले एसक्यूएल का परिचय यानी इंट्रोडक्शन क्या है, एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। यह डेटाबेस से संवाद करने के लिए उपयोग होता है, डेटाबेस से संवाद करने के लिए उपयोग होता है। ये हमने कल के टॉपिक में, अगर हम आपने पहले की वीडियो आपने हमारी नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम वाला वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वाई लर्न एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल जो है सीखना क्यों ज़रूरी है। एसक्यूएल इज इसेंशियल फॉर रिट्राइविंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन डेटाबेस। क्या होता है कि डेटाबेस से डेटा निकालने और उसमें बदलाव करने के लिए एसक्यूएल ज़रूरी है। देखो डेटाबेस में क्या होता है कि हम किसी भी संस्था का, स्टूडेंट का, या कोई भी एम्प्लॉय का, या किसी व्यापार का हम डेटा डेटाबेस के माध्यम से हम स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हमें कोई भी संशोधन करना है, ठीक है, उसमें कुछ बदलना है, उसमें हमें कुछ हटाना है या बढ़ाना है, तो उसके लिए एसक्यूएल जो है बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी बदलाव करने के लिए, डेटाबेस में बदलाव करने के लिए एसक्यूएल जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसे वेब डेवलपमेंट, डेटा विश्लेषण और प्रबंधन में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है कि वेब डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस में और एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, इसका जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं, ये मतलब अगर विशेषताएं नहीं होंगी तो इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो विशेषताएं इसकी ज़रूरी हैं। अब विशेषताएं इसकी क्या हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ईजी टू लर्न एंड यूज़, मतलब सीखने और उपयोग करने में आसान होता है, ठीक है। दूसरा है पावरफुल क्वेरिंग कैपेबिलिटीज़, यानी शक्तिशाली क्वेरी बनाने की क्षमता। मतलब जो भी क्वेरी बनाने की क्षमता होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है इसकी। दूसरा लास्ट होता है स्टैंडर्डाइजेशन, है ना। स्टैंडर्डाइज बाई ANSI, ठीक है, ANSI द्वारा मानकीकृत। ANSI एक जो इसका मापदंड होता है, जैसे मापदंड होता है उसके थ्रू ये मानकीकृत होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, ठीक है। एसक्यूएल के बारे में हमने फीचर पढ़ लिए इसके, है ना, ज़रूरी क्यों है वो पढ़ लिया, ठीक है। इसको सीखना क्यों ज़रूरी है, ये होता क्या है, ये सीख लिया। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं कि बेसिक एसक्यूएल कमांड्स, मतलब जो एसक्यूएल की कुछ जो बेसिक कमांड्स होती हैं उसके बारे में कल हमने हल्की फुल्की बात करी थी, आज हम और डिटेल में समझेंगे। क्या बात थी, सबसे पहले थी DDL यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी डेटा परिभाषा की भाषा, ठीक है। दूसरी होती है DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा संचालन भाषा जिसे कहते हैं, ठीक है। तीसरी होती है DCL यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा नियंत्रण भाषा। और चौथी होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, यानी लेन देन नियंत्रण भाषा। ये चार जो कमांड्स होती हैं ये इसकी बेसिक कमांड्स होती हैं, ठीक है। मतलब डेटा को परिभाषित करना, डेटा को संचालित करना, डेटा को नियंत्रित करना और ट्रांजैक्शन का नियंत्रण करना, ठीक है। ये जो है इसकी चार लैंग्वेज होती हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझेंगे DDL यानी डेटा कमांड, डेटा वो डेटाबेस स्ट्रक्चर को जो है कमांड करती है। क्या करती है, DDL कमांड्स का उपयोग डेटाबेस संरचनाओं को परिभाषित और प्रबंधित करने के लिए
किया जाता है। क्या करते हैं डीडीएल का उपयोग जो है डेटाबेस संरचनाओं को परिभाषित और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप, मतलब बनाना, उसे संशोधन करना और ड्रॉप करना यानी हटाने में इसका डीडीएल का इस्तेमाल करते हैं, डीडीएल लैंग्वेज का। ठीक है। दूसरी आती है डीएमएल। डीएमएल का होता है, ये होती है मैनिपुलेशन के संबंध में। मैनिपुलेशन का संबंध जो होता है, इसका उपयोग किया जाता है डेटा को संग्रहित करने यानी स्टोर करने में और संचालित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है कि डेटा को स्टोर करने और संचालित करने में डीएमएल भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल होता है इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। ठीक है। इंसर्ट मतलब कोई भी डेटा आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसको अपडेट कर सकते हैं यानी बढ़ा घटा सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। और क्या होता है, डिलीट कर सकते हैं यानी कोई भी डेटा को हम वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीसीएल। डीसीएल जो है कमांड लैंग्वेज होती है। ये क्या है, डीसीएल कमांड डेटाबेस में डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करती है, जैसे ग्रांट और रिवोक। जैसे हमें क्या करना है, कोई भी मतलब कमांड को हम वहाँ तक पहुँचाने, डेटाबेस तक पहुँचाने का काम डीसीएल लैंग्वेज द्वारा होता है। ठीक है। ग्रांट और रिवोक का मतलब है कि हमें वहाँ तक एक्सेस करना है, कहाँ पे क्या हमें यूज करना है, मतलब डेटाबेस में डीसीएल क्या मतलब हमें फ़ाइल को स्टोर करना है, रिमूव करना है, वहाँ तक हमारा संचार जो है वो डीसीएल लैंग्वेज के माध्यम से, कमांड के माध्यम से वहाँ तक पहुँचता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है टीसीएल कमांड्स। टीसीएल कमांड क्या करती हैं, ट्रांजेक्शन्स को मतलब दिखाती हैं। तो ट्रांजेक्शन कमांड को लेनदेन में प्रबंधित करता है यानी मैनेज करता है ट्रांजेक्शन्स को। कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट, मतलब ट्रांजेक्शन जो है आप करेंगे उसके लिए कमिटेड है, मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम डेटाबेस से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि ये ट्रांजेक्शन करना है या नहीं करना है। ठीक है। जब कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन के एंड पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक लास्ट आपको चूज करना होता है कि ट्रांजेक्शन करें या ना करें, तो उसके लिए कमिट करना होता है। रोल बैक यानी जब आपको नहीं करना है तो वहाँ से आप वापस आ सकते हैं। तीसरा होता है सेव पॉइंट, मतलब आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उसकी आपके पास हिस्ट्री सेव हो जाती है। ठीक है। और वो हिस्ट्री आपको कभी भी कहीं भी आपको मिल सकती है। ठीक है। ये इस्तेमाल होता है टीसीएल लैंग्वेज का एसक्यूएल या डेटाबेस में। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एसक्यूएल डेटा टाइप्स, यानी एसक्यूएल डेटा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है। सबसे पहले एसक्यूएल सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ स्टोरिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डेटा एसक्यूएल। ठीक है। एसक्यूएल विभिन्न प्रकार के डेटा को संग्रहित करने के लिए अलग अलग डेटा प्रकारों का समर्थन करता है, जैसे एग्जांपल आईएनटी यानी वर्चर और डेट। ठीक है। इन तीन प्रकार के डेटा को एसक्यूएल जो है संग्रहित करने और इनको संग्रहित करने में मतलब यूज प्रबंध करता है। ठीक है, मैनेज करता है। ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले क्रिएटिंग अ डेटाबेस, मतलब डेटाबेस बनाना कैसे बनाया जाता है डेटाबेस, तो सिंटैक्स क्रिएटेड डेटाबेस नेम, मतलब यह एक नया डेटाबेस बनाता है। सिंटैक्स मतलब जो एसक्यूएल जो होता है वो क्या करता है कि एक नया डेटाबेस बना के तैयार करता है ना, क्रिएटिंग ए डेटाबेस। तो इसका पहला काम तो ये हो गया क्रिएटिंग ए डेटाबेस। दूसरा हो गया क्रिएटिंग ए टेबल, मतलब हमने कल भी बताया था कि ये क्या है कि रो और कॉलम में एक टेबल बनाता है। ठीक है, टेबल बनाता है जिसमें क्या होता है कि रो और स्तंभों में कोई भी डेटा मतलब ये संग्रहित करता है, स्टोर करता है। तो रो में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो रो में रखता है, फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें कॉलम में स्टोर करता है, जिससे क्या होता है कि हमें आसानी होती है समझने में, यूज़ करने में और स्टोर करने में। और इससे क्या होता है कि पुनरावृत्ति कम हो जाती है, कि जैसे जो भी फाइल्स हैं ना वो रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, ये जो है टेबल बना देता है। अब क्या है कि इंसर्टिंग डेटा इनटू अ डेटा टेबल, मतलब टेबल में ये डेटा को कैसे जोड़ता है। ये क्या करता है, ये टेबल में नए रिकॉर्ड जोड़ता है ना, नए रिकॉर्ड जोड़ता है। जैसे कॉलम में नेम लिखता है और वैल्यूज़ लिखता है। ठीक है, क्या करता है कि कॉलम में नेम और रो में वैल्यूज़ लिखता है। ठीक है, इससे क्या है कि ये नए रिकॉर्ड जुड़ते जाते हैं। ठीक है, टेबल में वैल्यूज़ लिखेगा और
कॉलम में नेम लिखेगा, ठीक है। रो और कॉलम में ये डिसाइड करता है, तो रो में लिखेगा वैल्यूज़ और कॉलम में लिखेगा नेम, ठीक है। इससे क्या है कि नया डेटा जब भी हम ऐड करेंगे तो उससे परेशानी नहीं होती है, उसे सर्च करने में, ढूंढने में हमें दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब क्या है, सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ए टेबल। अब टेबल से डेटा चुनना कैसे होता है कि ये टेबल से डेटा प्राप्त करता है। कैसे करता है, जैसे ही सेव करता है उसी अकॉर्डिंग ये टेबल से डेटा प्राप्त भी करता है। क्या करता है, कॉलम में होता है नेम और रो में होती है वैल्यूज़। तो इससे क्या है कि हमें डेटा सेलेक्ट करने में आसानी होती है, ठीक है। अब वेयर क्लॉज है ना, वेयर क्लॉज के बारे में समझते हैं। क्लॉज शर्त के आधार पर रिकॉर्ड को फिल्टर करता है। मतलब कि कोई भी टेबल्स हमें क्या करना है कि कोई भी जो डेटा है उसको हमें फ़िल्टर करना है। जैसे एक कोई डेट हमने ले ली, दिसंबर की डेट ले ली, जैसे हमें 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की हमें डेटा चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा, ये जो है क्लॉज बना देगा, वेयर क्लॉज बना देगा, जिससे 20 से 30 तारीख तक के बीच का डेटा जो है हमें सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, कॉलम में जो है नाम लिखा होगा और रोज़ में जो है वैल्यूज़ लिखी होंगी, तो और डेट होगी कॉलम में, है ना। उसमें क्या रहेगा कि हम जो है उस डेट से फ़लाँ डेट तक का हम डेटा जो है सिलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपडेट करना, मतलब डेटा अपडेट करना। डेटा अपडेट का क्या होता है, नेम सेट करना और जो है वेयर कंडीशन, मतलब ये टेबल में मौजूद डेटा को संशोधित करता है। क्या करता है, जब भी टेबल में मौजूद डेटा है, जैसे रो में हमने क्या करा, अभी आप रो कॉलम नहीं समझ रहे होंगे, इससे हम स्ट्रक्चर से आपको समझाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि ये जो हो गई, ये हो गए कॉलम्स, ठीक है, और ये हो गई रोज़, ठीक है। इसमें क्या है, रो में क्या होगा, इसमें लिखेगा वैल्यूज़ लिखेगा, ठीक है, और इसमें होगी नेम, ठीक है। इसमें नेम लिखेगा और यहाँ पे लिखेगा वैल्यूज़। तो क्या होगा, जब भी हमें अपडेट करना है तो क्या होगा कि हमें जैसे कॉलम में अपडेट करना है तो हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और जैसे मतलब इस कॉलम में अपडेट करना है तो इस कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमें अपडेट कर दिया, ठीक है, अपडेट कर दिया। और वहाँ से हमने जैसे रो में अपडेट करना है तो रो में अपडेट कर दिया, ठीक है। ऐसे करके इसमें आसान होता है ऐसे ये करना, ठीक है। अब क्या है, डेटा डिलीट करना। अब डेटा डिलीट भी यही करता है कि जैसे भी हम संशोधन कर सकते हैं, मतलब संशोधन कर सकते हैं, वैसे ही हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्टर करना, यानी टेबल को संशोधित करना। तो अल्टर कमांड का उपयोग करके मौजूदा टेबल को बदलने का कार्य किया जाता है। अल्टर का मतलब होता है कि हमने जो टेबल बनाई है, ये रो और कॉलम वाली हमने जो टेबल बना के रखी है, ठीक है, उसको अल्टर करना होता है। तो हमने क्या करा कि ये टेबल जो है पूरी इसी की जैसी सेम दूसरी टेबल बना ली, ठीक है, ये दूसरी टेबल हमने बना ली। अब इसमें भी हमने नेम वैल्यू जो भी लिखना है वो हमने लिख दिए। अब क्या करना है कि इसकी जगह पे हमें ये टेबल डालनी है, तो ये वाली हम इंसर्ट कर देंगे और ये वाली हम हटा देंगे। तो क्या होगा, इसको कहते हैं अल्टर करना, ठीक है, अल्टर करना, जो कि एसक्यूएल के माध्यम से बहुत ही आसानी से मतलब संभव हो सकती है, बहुत ही आसानी से ये संभव हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टेबल को ड्रॉप करना, मतलब टेबल हटाना। तो कमांड का उपयोग करके स्थायी रूप से टेबल को हटाने के लिए किया जाता है। कौन सी, ड्रॉप कमांड जो होती है। ड्रॉप कमांड क्या है कि हमने अभी अल्टर से क्या होता है कि एक टेबल को हमें दूसरी टेबल से बदल दिया गया, यानी अपडेट कर दी गई, अल्टर कर दी गई। अब क्या करना है कि हमें जो है रिमूव करना है कोई टेबल, तो हमने क्या करा, ड्रॉप कमांड दे दी और ड्रॉप टेबल का हमने टेबल नेम दे दिया, और वहाँ से वो कमांड जो है कमांड हमने दे दी, तो कमांड जो है अप्लाई हो जाएगी। वहाँ से एक टेबल जो भी हमें हटानी, टेबल नंबर 21, 22, 23 कुछ भी है, वो आपने रिमूव वाला मतलब
ड्रॉप कमांड हमने इस्तेमाल कर दी और वहाँ से वो टेबल हट जाती है, ठीक है, परमानेंटली हट जाती है। अब आता है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब प्रतिबंधित। तो प्रतिबंध क्या होते हैं कि प्रतिबंध टेबल के कॉलम पर लागू होते हैं। मतलब प्रतिबंध जो होते हैं टेबल के कॉलम पे लागू होते हैं सिर्फ। क्या होते हैं? जैसे नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की और चेक। ये सारे, जैसे ये जो प्रतिबंध दिए गए हैं, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, नॉट नल, ठीक है, ये यूनिक होना चाहिए, प्राइमरी की उसमें यूज़ होनी चाहिए, फॉरेन की उसमें यूज़ होनी चाहिए और चेक किया होना चाहिए। ये सारे कॉलम पे लागू होते हैं, ठीक है। कोई भी टेबल का जो कॉलम होता है वो ऐसा होना चाहिए। मतलब ये सारे नियम हैं इसके। कंस्ट्रेंट मतलब प्रतिबंध जो समझते हैं वो एक नियम है कि ऐसे ही नियम इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आपने जैसे ये नियम फॉलो नहीं किए, जैसे नॉट नल, अगर इसको खाली छोड़ दिया, ठीक है, ये नल नहीं होना चाहिए। दूसरा है यूनिक, यूनिक नेम होना चाहिए इसका, ठीक है। प्राइमरी की इसमें इस्तेमाल की जानी चाहिए, फॉरेन की इसमें इस्तेमाल की जाती है और चेक किया होना चाहिए। क्या है कि अगर इसको हम ये सब इनको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि पुनरावृत्ति हो जाएगी। मतलब यही कॉलम बार बार रिपीट हो जाएगा। अगर रिपीट हो गया तो हमारा डेटा जो है वो अच्छे ढंग से सेव नहीं होगा और क्या होगा कि हमें बाद में दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्या होगा कि जैसे एक ही नाम के अगर 4 लोग हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक ही नाम के अगर 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं और हमने क्या करा कि हमने कंप्यूटर पे चारों लोग का नाम, जैसे कुछ भी नाम रख लिया, ए नाम रख लिया, ठीक है, ए नाम रख लिया, ए नाम से हमने सेव कर दिया। अब क्या है, 4 पॉइंट हमने ए के नाम, अगर हम ए सर्च करेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि हमें यहाँ पे कौन से ए की ज़रूरत है, ठीक है। ए जो कि एक पढ़ने में बहुत नालायक है और एक ए पढ़ने में बहुत अच्छा है, हमें बुलाना अभी नालायक वाले को है और हमने ए सिलेक्ट किया तो नालायक की जगह हो सकता है ए अच्छा वाला आ जाए, ठीक है। तो इसलिए ये सारे जो है नाम जो है यूनिक होने चाहिए, प्राइमरी कीज़ होनी चाहिए, फॉरेन कीज़ होनी चाहिए। देखिए प्राइमरी कीज़ में क्या होता है कि एक सिंगल लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो समझ सकता है और फॉरेन लैंग्वेज में क्या होता है कि मल्टी लैंग्वेज एक साथ जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक किया होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए और खाली नहीं होना चाहिए। मतलब एक बिना नाम का कोई भी कॉलम नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। कॉलम बताया है कि नाम से रखा जाता है, कॉलम में नाम दिया जाता है और रोज़ में क्या दिया जाता है, हमें वैल्यूज़ दी जाती हैं, ठीक है। ये सब जो हैं उसके प्रतिबंध हैं एसक्यूएल के, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की जो होती है यूनिक आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। मतलब प्रत्येक रिकॉर्ड को टेबल में एक अद्वितीय रूप से पहचानती है ये प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, एक अद्वितीय मतलब की जो होती है वो उसके माध्यम से हमें पहचान मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है फॉरेन की। फॉरेन की जो होती है वो टेबलों को आपस में जोड़ती है, टेबलों को आपस में जोड़ने का काम करती है फॉरेन की, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉट नल। नॉट नल यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कॉलम में नल मान नहीं हो सकता। मतलब किसी भी कॉलम में मान जो है वो शून्य नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू या कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिक कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब यूनिक प्रतिबंध क्या होता है। यूनिक कंस्ट्रेंट्स जो है, यूनिक इंश्योर ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम आर डिफरेंट। मतलब समझिए कि यूनिक का मतलब ही होता है इकलौता, ठीक है। इकलौते का मतलब होता है कि ऐसा नाम जो मतलब हर कॉलम में, हर मतलब रो में एक वैल्यू जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए अदर्स से, ठीक है। सभी का मान जो है वो भिन्न होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है चेक। चेक प्रतिबंध क्या होता है कि चेक प्रतिबंध क्या होगा कि यह सुनिश्चित करता है कि कॉलम के सभी मान एक विशेष शर्त को पूरा करें। जो विशेष शर्तें जो हैं, नल नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की होनी चाहिए और फॉरेन की होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी जो है वो शर्तों को पूरा करना चाहिए। ये होता है चेक कंस्ट्रेंट, है ना। चेक कंस्ट्रेंट यू इंश्योर दैट ऑल वैल्यूज़ इन अ कॉलम सेटिस्फाई ए स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। क्या है कि स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट असाइंस ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इफ़ नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड। अगर कोई मान निर्दिष्ट नहीं किया गया है फिर भी एक डिफ़ॉल्ट जो है मान सौंपना चाहिए।
क्या है कि जैसे डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया वैल्यू 1, ठीक है। तो अगर हमने वहाँ पे 0 लिखा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक जो है मान वहाँ पे लिख जाएगा, भर जाएगा वहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि हमारा वैल्यू जो है वो नल पॉइंट पे नहीं होगा और एक मान जो है वो मतलब बाई चांस अगर हमारी गलती से या डेटाबेस में हमारे मिस एरर से एरर हो जाते हैं, जिसमें हम भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे वैल्यू क्या देनी देनी है या हम भरते ही नहीं है, वो खाली छोड़ देते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जितना आपने लिखना है वो उतना लिख जाएगा। ये होता है डिफ़ॉल्ट कंसंटेंट। सॉरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्या है एसक्यूएल ऑपरेटर? एसक्यूएल ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटर्स परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन डेटा, मतलब ऑपरेटर जो है डेटा पर संचालन करते हैं। जैसे एग्जांपल हैं अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर जैसे क्या है अंक गणितीय, तुलना और तार्किक ऑपरेटर। इन सब के बारे में भी हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है अंकगणितीय ऑपरेटर। अंकगणितीय ऑपरेटर में कैसे कि हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, डिवाइड करना और भाग करना है, ठीक है। ये सारे जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। दूसरा आता है तुलना ऑपरेटर, मतलब तुलना में क्या होता है कि लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे जो है तुलनात्मक ऑपरेटर होते हैं या कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और नॉट, ठीक है। 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। एंड मतलब किसी से ये तार्किक ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट, ठीक है। अब आता है ऑर्डर बाय क्लॉज, यानी ऑर्डर बाय क्लॉज में क्या होता है कि ऑर्डर बाय स्टार्ट्स द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर बाय क्या करते हैं? ऑर्डर बाय परिणाम सेट को आरोही या अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हैं, कि मतलब किसी भी रिजल्ट को क्या करेंगे कि घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इसको कहते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। ये क्लॉज जो है किसी भी वैल्यूज़ को घटते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया बढ़ते क्रम में। अब इन्हीं को हम दूसरे ऑर्डर में लिखेंगे तो घटते क्रम में लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2, है ना। ऐसे होते हैं ये घटते ऑर्डर में। ये जो डिसाइड करता है ऑर्डर बाय क्लॉज करता है, ठीक है। अब आता है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करते हैं? ये ग्रुप बाय क्लॉज ग्रुप्स रोज दैट हैव सेम वैल्यूज़, मतलब क्या करेंगे कि उन पंक्तियों को समूहित करते हैं जिनके मान समान होते हैं। मतलब ग्रुप बाय क्लॉज के माध्यम से जिसकी वैल्यूज़ सेम होती हैं उनको एक पंक्ति में रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज क्या करते हैं? हैविंग फिल्टर्स ग्रुप्स आफ्टर ग्रुप बाय, है ना। तो क्या करते हैं, हैविंग ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप के बाद समूहों को फिल्टर करता है, कि मतलब जो समूह बनाते हैं एक टाइप की जिसमें समानता होती है, उन तरीके को उन वैल्यूज़ को क्या करते हैं एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये कहलाता है हैविंग क्लॉज, ठीक है। अब आता है एसक्यूएल जॉइंस। एसक्यूएल जॉइंस किसे कहते हैं? जॉइंस कंबाइंस रोज फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम। क्या करते हैं कि जॉइंस जो है संबंधित कॉलम के आधार पर 2 या अधिक टेबलों की पंक्तियों को जोड़ते हैं। मतलब कोई भी कॉलम है ना, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे उनको एक दूसरे से जोड़ देते हैं कि ये कॉलम इस कॉलम से संबंधित, जैसे ए कॉलम की वैल्यू लगभग एक समान है बी के, ठीक है। तो जॉइंस जो होते हैं एसक्यूएल जॉइंस, वो क्या करेंगे ए को बी के साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, और उन टेबलों को एक पंक्ति में रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ जॉइंस। टाइप्स ऑफ जॉइंस मतलब जॉइंस के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है इनर जॉइन यानी आंतरिक जॉइन, दूसरा आता है लेफ्ट जॉइन यानी बाएं जॉइन, तीसरा आता है राइट जॉइन यानी दाएं जॉइन, और चौथा आता है फुल जॉइन यानी पूर्ण जॉइन, ठीक है। मतलब जिस तरीके की आपको जॉइन की आवश्यकता होती है ये उसी प्रकार से जॉइन करता है। सबसे पहला इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन, ठीक है।
अब समझते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या होता है? इट रिटर्न्स रिकॉर्ड्स दैट हैव मैचिंग वैल्यूज़ इन बोथ टेबल्स। क्या है कि इन दोनों टेबलों में मिलते जुलते वाले रिकॉर्ड को लौटाता है। क्या करता है कि दो टेबल हैं ए और बी, जैसे एक टेबल ये हो गई सामने जो दिख रही है, ठीक है। इसी प्रकार की एक दूसरी टेबल रखती है ना। दूसरी टेबल को इसमें जो है जो रिकॉर्ड रखा है वो सेम है, मिलते जुलते जो रिकॉर्ड हैं वो मिलते जुलते हैं, उनको जो है ये दोनों कंबाइंड कर देते हैं, ठीक है, या रिकॉर्ड को लौटाता है, ठीक है, मैच कर देता है, उसको कहते हैं इनर जॉइन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन जो है रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम दैट लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। क्या करता है? बाएं टेबल से सभी रिकॉर्ड और दाएं टेबल से मिलते हुए रिकॉर्ड लौटाता है। क्या करता है कि अगर आपकी लेफ़्ट में टेबल जो है वो उसके रिकॉर्ड राइट वाले टेबल से मैच करते हैं तो उन रिकॉर्ड्स को क्या कर देगा? हटा देगा और लौटा देगा, ठीक है, कि ये रिकॉर्ड जो लेफ़्ट वाली टेबल में है वो राइट वाली में है, तो इससे क्या होगा कि वो पुनरावृत्ति हो जाएगी। पुनरावृत्ति की वजह से ये जो है रिकॉर्ड को लौटा देता है। अब आता है नेक्स्ट राइट वाला, ठीक है। राइट वाला क्या करता है? रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। क्या करेगा कि जो रिकॉर्ड राइट टेबल के लेफ्ट टेबल में मैच हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा? राइट वाली टेबल के रिकॉर्ड जो है वो लौटा देगा, ठीक है, मिलते जुलते जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो लौटा देता है। अब क्या करेगा? फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में क्या करता है कि रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज मैच इन ईदर लेफ्ट और राइट। क्या करेगा कि जब भी डेटा जो है आपका दो टेबल में, एक मिनट अच्छे से समझाते हैं, ये दो टेबल हैं आपकी, ठीक है, आप पूरा सब कुछ समझ जाएंगे। दो टेबल हैं, ठीक है, ये दो टेबल हैं, दो टेबल का जिनमें पूरा डेटा जो है वो ए और बी है, ठीक है। अब ए और बी का डेटा अगर ए इक्वल टू बी मान लेते हैं हम, ठीक है, ए इक्वल टू बी है, तो क्या करेगा? अगर दोनों का मैच कर रहा है पूरा, चाहे लेफ़्ट से लो चाहे राइट से लो, ठीक है, अगर दोनों का डेटा मैच कर रहा है तो क्या करेगा? एक ही टेबल रखेगा, ठीक है, एक सिंगल टेबल रखेगा और बाकी रिकॉर्ड वापस कर देगा, ठीक है। इसे कहते हैं फुल ज्वाइन। नेक्स्ट समझते हैं सबक्वेरीज। सबक्वेरीज क्या होती हैं कि सबक्वेरीज ए क्वेरी विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी, कि मतलब एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। क्या कहेगा कि एक एसक्यूएल जो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक दूसरी क्वेरी को डालना को कहते हैं सब क्वेरी। जैसे एग्जांपल क्या करेगा? सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम, है ना, और सिलेक्ट मैक्सिमम कॉलम फ्रॉम टेबल। क्या करेगा कि टेबल को एक सिलेक्ट करेगा कि फ्रॉम टेबल मतलब एक टेबल से लेकर, मतलब ए टेबल है और वहाँ से हमें जेड में क्वेरी को डालना है, ठीक है। अब करेगा फ्रॉम ए टू जेड, है ना, फ्रॉम वेयर से मतलब हमें ए से सिलेक्ट करना है और फ्रॉम जहाँ पे हमें मैक्सिमम कॉलम को टेबल से जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक वो सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेगा? दूसरी क्वेरी हमें डाल देनी है कि इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है या इसमें अपडेट करना है। जो भी क्वेरी डालनी है उसको कहते हैं सब क्वेरीज, ठीक है। मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी, समझ लीजिए आप, सिंपल सी भाषा कि क्वेरी के अंदर क्वेरी मतलब प्रश्न के अंदर प्रश्न। समझ गए कि प्रश्न के अंदर प्रश्न का मतलब होता है कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। तो पहले कहाँ जा रहे हो, फिर उसके अंदर क्यों जा रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं क्वेरीज़ में। मतलब एसक्यूएल जो लैंग्वेज होती है, जैसे हमने एक डेटा को जो मैच करा है, ठीक है, वहाँ पे क्या करेगा कि फ्रॉम टेबल से सर्च करना है, ए से लेकर जेड तक जाना है और जेड में मतलब ए से जेड के बीच में हमें फला टेबल चाहिए, तो क्या करेगा कि हमें एन वाली टेबल चाहिए, तो एन वाली टेबल का डेटा मिल जाएगा, उसको कहेंगे सब क्वेरीज, ठीक है। अब कंक्लूज़न क्या है इसका? एसक्यूएल पढ़ने का मतलब क्या निकला इसकी, मतलब एक सिंपल सा कंक्लूज़न बताइए। तो कंक्लूज़न इसका ये है कि एसक्यूएल इज़ ए पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस। क्या होता है कि एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस का प्रबंधन और संचालन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। समझ गए आप कि एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है वो क्या करती है कि ये एक महत्वपूर्ण जो है और पावरफुल तरीका है जो कि किसी भी डेटाबेस को संशोधित करने के लिए, ठीक
ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब संचालन करने के लिए और मैनेज करने के लिए ये एक प्रबंधित उपकरण समझ लीजिए या लैंग्वेज समझ लीजिए, कुछ भी है, जो भी है, वो जो भी हम कमांड देते हैं वो डेटाबेस को मान्य होता है, ठीक है, और डेटाबेस जो है वो इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है कि मास्टरिंग एसक्यूएल ओपन्स मैनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। क्या होता है कि एसक्यूएल में दक्षता प्राप्त करना कई करियर अवसरों को द्वार खोलता है। ये जो है करियर अवसरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एसक्यूएल का अध्ययन करते हैं तो हम जो है कैरियर में बहुत आगे तक जा सकते हैं, मतलब यहाँ तक कि भारत सरकार में भी हम बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भारत सरकार जो पूरा जो भी मतलब डेटाबेस रखती है, हमारा आपका सबका डेटाबेस भारत सरकार के पास रहता है। तो ये अगर आप इसका मतलब अच्छे से अध्ययन करते हैं तो क्या होगा कि हमारी करियर संभावनाएं बहुत आगे तक बढ़ सकती हैं और आप एक बहुत ही सक्सेसफुल मैन बन सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएल का यही कंक्लूजन आता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक आ गए हैं तो ज़रूर जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं।